इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, जो ये चैप्टर है केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है ए, बी, ये भी बी रिएक्टेंट है और इससे कुछ मान लीजिए सी और डी बन रहा है। लेकिन फाइनली कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है कि एक सैचुरेशन स्टेज आ जाता है कि जिससे ज़्यादा आपका सी भी नहीं बनने वाला और डी भी नहीं बनने वाला। अगर मान लीजिए बन भी जाता है किसी कारणवश, तो भी क्या हो जाता है कि ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और वापस ए और बी में जो सी और डी बने हैं वो ए और बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है कि ये जो रिएक्शन है ए, जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होता रहेगा, तो वो रिएक्शन ए प्लस बी जो है वो हमेशा इंटरचेंजेबली कन्वर्ट होता रहता है सी प्लस डी में। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, इसको ही हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ए कोई रिएक्टेंट है, बी भी कोई रिएक्टेंट है और वो बना रहा है मान लीजिए सी प्लस डी। उसके बाद अगर हमने और इसमें रिएक्टेंट डाला तो क्या हो जाएगा, और सी और डी बनने वाला है। लेकिन मान लीजिए अगर हम इस रिएक्शन में सी और डी या दोनों में से एक कोई भी डाला, मान लीजिए प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, तो ये रिएक्शन अपने आप रिवर्स होती रहेगी। तो यानी कि ये वापस ए प्लस बी उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। तो यानी कि एक ऐसा कंडीशन जो कंटिन्यूसली चालू है, डायनामिक यानी कि फ्लोइंग स्टेट में अगर आपने ए और बी डाला तो सी और डी बनने वाला है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर मान लीजिए आपने सी और डी ज़्यादा डाला तो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सी और डी डालने के बाद वापस ए और बी बनने वाला है। तो इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई तो है, तो इसमें आपको लिखना है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2। तो ये क्या है, तो ये जो ब्रैकेट है केमिस्ट्री में ये इसका मतलब है, इस ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर। वॉल्यूम भी लिख सकते हैं बट जनरली हम मोल पर लीटर में मेजरली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है इसको ही मोलैरिटी ऐसे कहा जाता है। और उसका यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का या मोलैरिटी का मोल पर लीटर। तो ये जो अभी अगर हम अबाउट रिएक्शन देखें ए प्लस बी का, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो ये जो है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है पर्टिकुलर हमें गिवन रिएक्शन के लिए। लीजिए हमने रिएक्शन ली है ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन ली है और सी प्लस डी आउटपुट बन रहा है। तो इसमें मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट सपोज है 1, हाँ, इसका कोएफिशिएंट है सपोज 1, इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट है 3 और इसका कोएफिशिएंट है 4। यानी कि हमने ए के 1 मोल ले लिए, बी के 2 मोल ले लिए, सी के 3 मोल ले लिए और डी के 4 मोल ले लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, तो ये प्रोडक्ट 1 का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो ये इसके क्या जाएगा, तो ये इसके पावर में जाएगा। वैसे डी का कोएफिशिएंट 4 है तो ये भी इसके पावर में जाएगा। वैसे ही ए का कोएफिशिएंट 1 है तो ये इसके पावर में जाएगा और ये जो वैल्यू है तो ये इसके पावर में जाएगा। तो यानी कि जितने भी आपके कोएफिशिएंट होते हैं या जितने मोल लिए हैं, तो वो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट जो है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो उसकी अगर वैल्यू निकलते हैं तो उसके पावर में चला जाएगा। तो इस केस में ये क्या होने वाला वैल्यू, 3, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। तो आपके जितने मोल लिए रहेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जब निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट निकालेंगे, तो उसके पावर में वो वैल्यू चली जाएगी। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, मान लीजिए 1a प्लस 2b क्या बना रहा है, 3c प्लस 4d बना रहा है। तो इस केस में जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये जो वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू आने के बाद c की पावर 3, d की पावर 4, a की पावर 1 एंड b की पावर 2। तो इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं, या इस कंसेप्ट को ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। यानी कि इसमें जो भी मास है वो हमेशा जितना रिएक्टेंट साइड मास रहेगा उतना ही मास जो है वो प्रोडक्ट साइड रहेगा। तो इस कंसेप्ट को ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। मान लीजिए हमने रिएक्शन लिया
A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B एंड C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। तो इस टाइम में क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A एंड B की पावर B। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लेकिन मान लीजिए अगर हमने रिएक्शन लिखा रहता था C की पावर C, यहाँ लिखते हैं C की पावर C प्लस D की पावर D, तो हमें ये वैल्यू दे रहा है मान लीजिए A की पावर A प्लस B की पावर B। तो अगर हमें इस कंडीशन में मिलते थे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, K डैश C। तो ये होता था A की पावर, ये इधर A होना चाहिए था, A की पावर A, B की पावर B और C की पावर C और D की पावर D, ऐसे बनता था, राइट। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, यानी कि इसको, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को, जो भी है हमारा इक्वेशन, इसको अगर हम ये देखें तो हमें क्या दिखेगा कि जो KC है, KC इज नथिंग बट 1 अपॉन KC डैश। यानी कि जब भी हम इक्वेशन जो है हमारा या रिएक्शन है उसको अगर हम उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में आ जाता है। मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिया है, A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B, C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। अगर मैंने मान लीजिए इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं n से, अगर हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनने वाला है, C की पावर NC, D की पावर ND, A की पावर NA एंड B की पावर NB। तो इस केस को अगर हम यहाँ से मान लीजिए जो पावर है, पावर में से अगर n कांस्टेंट निकाले तो ये क्या हो जाएगा, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A की पावर सपोज D एंड B की पावर B। और इस पूरे जो है हमारा क्वांटिटी, इसकी पावर कितनी आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि हमने n कांस्टेंट निकाला। लेकिन ये जो वैल्यू है, ये जो गिवन वैल्यू है, ये क्या है, तो ये हमारा KC था, KC का वैल्यू था। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो KC का वैल्यू आ जाता है। तो यानी कि जो हमारा KC डैश है, तो हमारा वो KC डैश की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम जब भी इक्वेशन को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फैक्टर क्या हो जाता है, वो फैक्टर उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो उसकी पावर में चला जाता है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का टर्म क्या होता है, मान लीजिए आपका रिएक्टेंट है, तो कोई तो रिएक्टेंट आपका गैसेस में है एंड प्लस आपका जो B रिएक्टेंट है वो भी गैसेस में है। उसके बाद जो मिलने वाला आपको प्रोडक्ट है वो भी गैसेस में है, और दूसरा अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है D, वो भी अगर गैसेस में है। तो इन सारी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, तो इन सारी रिएक्शन को हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो जो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं जनरली मेजॉरिटी ऑफ द जो पोर्शन रहेगा वो गैसेस रिलेटेड ही रहेगा अगर होमोजीनियस की बात करते हैं। तो यानी कि अगर हमने अगर लिक्विड लिया, अगर मान लीजिए B लिक्विड लिया, वहाँ से हमें क्या मिला, C लिक्विड मिला एंड प्लस हमें DB क्या मिला, लिक्विड मिला। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, तो इसको भी हम होमोजीनियस रिएक्शन कह सकते हैं। या A हमने मान लीजिए एक्वस लिया, B भी हमने एक्वस लिया, और प्रोडक्ट में भी C हमें एक्वस मिला एंड D भी हमें क्या मिला, एक्वस मिला। तो इसमें देखिए जो फेजेस है, तो ये भी एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस, या इधर ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, या तो ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस। तो ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का जो फेज है एंड जो बेस का फेज है तो वो अगर इक्वल है या सेम है तो उसको ही हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजीनियस जो इक्विलिब्रियम होता है, मान लीजिए हमने कार्बन जो लिया वो सॉलिड लिया और पानी लिया, तो पानी क्या रहेगा, तो ये पानी जो है हमने मान लीजिए गैस फेज में लिया, हाँ सपोज गैस यानी कि वाटर वेपर लिया, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा जो एक गैस है, और प्लस हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन जो है तो वो भी गैस है, ऐसा मान लीजिए मिल रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है। तो रिएक्टेंट और बेस जो है, सॉरी रिएक्टेंट एंड हमारे जो प्रोडक्ट है वो सारे एक ही फेज में नहीं है। तो इस केस को हम क्या कहेंगे, तो इस पर्टिकुलर केस को हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे।
तो यानी कि जब भी आपके जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है अगर उनके फेजेस अगर इक्वल नहीं है तो या सेम नहीं है तो उसको ही हम इस कंडीशन को हम हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड क्यूसी, तो अगर मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिया है ए और बी रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, तो C+D बना रहा है। तो अगर मान लीजिए ये एक फाइनल स्टेज में आ जाएगा, फाइनल स्टेज में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो जाएगा जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कहेंगे। तो केसी क्या आएगा, तो केसी का वैल्यू आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो एक ऐसा पर्टिकुलर कोई तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम रिएक्शन में पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पे न जाते हुए एक रैंडम कंडीशन में देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा जो क्वोशंट रहेगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन का, केमिकल इक्वेशन का जो क्वोशंट रहेगा तो वो मान लीजिए सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो ऐसा कुछ हमें मिल रहा है वैल्यू। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो QC है तो यहाँ QC कुछ ना कुछ एक वैल्यू देगा या KC भी कुछ ना कुछ एक वैल्यू देगा, एक यानी नंबर में वैल्यू देगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में मान लीजिए अगर हमारा QC छोटा है KC से, तो यानी कि QC अगर छोटा है तो QC क्या अचीव करना चाहता है, तो KC, तो यानी रिएक्शन कहाँ जाएगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन मान लीजिए QC बड़ा है KC से, तो यानी कि QC बहुत ज़्यादा हो गया तो QC क्या करेगा, खुद को कम करने की कोशिश करेगा और कहाँ जाने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम को। तो इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, तो KC अचीव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये तो फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन QC अगर ज़्यादा है मान लीजिए KC से, तो यानी कि रिएक्शन कहाँ जाना चाहेगा, वापस KC अचीव करना चाहेगा। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, तो इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं। और अगर मान लीजिए कभी QC इज इक्वल टू KC है तो एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम तो अचीव हो गया है, लेकिन उस कंडीशन को ही हमने क्या बोला है गलती से QC बोला है, बट लेकिन उसका नाम क्या होना चाहिए, तो KC। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ एक लाइन बनाते हैं और यहाँ KC लिखते हैं, तो देखिए अगर QC अगर छोटा है तो QC कहाँ जाएगा, रिएक्टेंट को आगे लेके जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा। और मान लीजिए QC ज़्यादा है KC से, यानी कि एक वैल्यू अगर ज़्यादा है KC से, तो QC कहाँ जाना चाहता है, तो पीछे जाना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, QC जो है वो KC के बराबर आ जाएगा। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम हमें रिएक्शन मिली है, तो रिएक्शन मान लीजिए मिली है A+B विच इज इन इक्विलिब्रियम विथ C+D। तो इस पर्टिकुलर केस में जब भी मान लीजिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो रिएक्टेंट साइड बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट साइड बना के क्या करेगा, तो A+B को कम करने की कोशिश करेगा रिएक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए C+D का कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगी और क्या करने की कोशिश करेगी, तो एग्जैक्टली वो करने की कोशिश करेगी कि जिससे C+D का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। यानी कि क्या करने की कोशिश करेगी, तो A+B जो है, तो ये A+B ये अगर C+D का क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और क्या करेगी, A+B में कन्वर्ट करेगी, जिससे क्या हो जाएगा, तो ये जो रिएक्शन ये जो C+D है तो इसकी वैल्यू कम हो जाए। तो यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड कंडीशन में चली जाएगी। या अदरवाइज अगर हमने इस पर्टिकुलर केस में किसी भी साइड के, यानी कि यहाँ से अगर हमने मोल बढ़ाए, तो यानी कि अगर यहाँ के मोल बढ़ाए तो यहाँ एग्जैक्टली क्या करेगा, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा। या अदरवाइज मान लीजिए हमने C+D के जो है, तो C+D के मोल बढ़ाए, तो यानी कि रिएक्शन पीछे जाके बैकवर्ड जाने की कोशिश करेगा और अपने आप को खुद को क्या करेगा, हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। तो इस प्रिंसिपल को ही ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ऐसे कहते हैं।
ने अगर रिएक्शन लिया है A+B और हमें आउटपुट दे रहा है C+D, अगर हमें ये मान लीजिए ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, यानी कि इसमें क्या होता है, हमें हीट देना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम रिएक्टेंट साइड में हीट बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे क्या हो जाता है कि प्रोडक्ट बढ़ते रहते हैं, यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड कंडीशन में मूव करेगी। लेकिन मान लीजिए हमने क्या किया, ये जो है रिएक्शन, तो यहाँ हमने हीट बढ़ाया था, तो रादर हमने क्या किया, रिएक्टेंट साइड में क्या किया, बहुत सारा हीट ऐड कर दिया। तो अगर बहुत सारा हीट अगर इस साइड रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में ऐड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन ए और बी की क्वांटिटी को कम करने लगेगा। तो यानी कि यही ली चैटिलियस प्रिंसिपल है। अगर मान लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर हम अगर रिएक्टेंट को अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। लेकिन इसी केस में अगर मान लीजिए हमने प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड में चला जाएगा। ओके, अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए अगर हम यानी कि जो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को तो हीट नहीं चाहिए क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है। तो अगर हम रिएक्टेंट को हीट बढ़ाते हैं तो जो रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, तो बैकवर्ड में जाएगा। लेकिन वही मान लीजिए अगर हमने प्रोडक्ट का हीट बढ़ाते हैं, तो प्रोडक्ट का अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होने के कारण ये रिएक्शन हमेशा कहाँ जाने की कोशिश करेगा, तो ये बैकवर्ड जाने की। अगर हम रिएक्टेंट के बढ़ाते हैं और मान लीजिए एक्सोथर्मिक है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि ये बैकवर्ड ही रहेगा। लेकिन अगर हमने प्रोडक्ट जो है, तो प्रोडक्ट की अगर मान लीजिए हीट बढ़ा दी, तो प्रोडक्ट की हीट बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन कहाँ जाने की कोशिश करेगा, तो ये बैकवर्ड जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो यानी कि जो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, मान लो ये रिएक्टेंट है, ये बी बन रहा है, तो इसके पास मान लीजिए एक्स हीट है, हाँ एक्स हीट है, तो इसके पास हमेशा x माइनस सपोज y, ये हीट हमेशा इसके पास रहेगी। तो ये कब आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की हीट कम हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए वही अगर ये कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ये कहाँ है, तो दिस इज एप्लीकेबल इन एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर हम रिएक्शन कंसिडर करते हैं A+B, ये क्या है, तो एंडोथर्मिक है। अगर इसकी हीट क्या है, x है, तो इसकी हीट हमेशा x+y रहेगी। तो यही है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मान लीजिए हमने रिएक्शन लिया 1A+2B गिव्स आउट टू 3C+4D। तो इस केस में मान लीजिए हमने टोटल जो हमारा कंटेनर है, तो कंटेनर में ये रिएक्शन होता रहेगा मान लीजिए। तो इसका हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज़ किया। अगर प्रेशर इंक्रीज़ किया तो यहाँ के टोटल मोल कितने हैं, यहाँ 3 मोल है, और यहाँ कितने मोल है, तो यहाँ 7 मोल है। तो यानी कि रिएक्शन कहाँ फेवर करेगा, वहाँ जाने की कोशिश करेगा जहाँ मोल कम है। तो यानी कि जैसे ही मोल कम हो जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने इसका उल्टा कर दिया, अगर हमने प्रेशर को ही डिक्रीज़ कर दिया, तो प्रेशर को डिक्रीज़ करने के बाद ये रिएक्शन कहाँ जाने की कोशिश करेगा, तो प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, तो रिएक्शन को जहाँ ज़्यादा मोल है वहाँ जाना पड़ेगा। तो इस केस में तो हमने देखा, तो यहाँ हमने ज़्यादा लिया है प्रोडक्ट में, इसके लिए वो फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन मान लीजिए यही अगर हमने उल्टा लिया रहता था, अगर मान लीजिए हमने लिया रहता था 4A + 3B गिव्स आउट टू 1C + 2D। इसमें मान लीजिए अगर हमने प्रेशर बढ़ाया होता था, अगर मान लीजिए प्रेशर इंक्रीज़ करते थे तो रिएक्शन कहाँ जाता था, फॉरवर्ड में जाता था। लेकिन मान लीजिए इस केमिकल रिएक्शन में अगर हमने प्रेशर डिक्रीज़ किया होता था, तो डिक्रीज़ करते तो ये रिएक्शन कहाँ जाती थी, बैकवर्ड जाती थी, और मोल बढ़ाने की कोशिश की जाती थी, जिसकी वजह से क्या हो जाता था कि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए। मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिया 1A+2B गिव्स आउट टू 3C+4D। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इस पूरे ये कंटेनर में कोई रिएक्शन हो रहा है और इसमें हमने क्या डाला है, इनर्ट गैस डाला है, इनर्ट गैस। तो अगर ये इनर्ट गैस डाला है तो ये क्या हो जाएगा, तो प्रेशर जो है, तो प्रेशर इंक्रीज़ किया है मान लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली इसका वॉल्यूम जो है, सॉरी इसका प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो प्रेशर जैसे ही डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर इनर्ट गैस डाली है तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन उसका प्रेशर क्या हो गया, टोटल कंटेनर का वो डिक्रीज़ हो गया। तो यानी कि इस पर्टिकुलर केस में इनर्ट गैस एडिशन, तो इनर्ट गैस
एडिशन क्या करेगा, तो रिएक्शन को कहाँ लेके जाएगा, हायर मोल की तरफ। तो जहाँ पे हायर मोल है वहाँ वो गैस जाएगी। तो डिपेंड आपके रिएक्टेंट में ज़्यादा हो सकते हैं मोल या प्रोडक्ट में। इस केस में, हमारे केस में क्या है, प्रोडक्ट में ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। तो ये अगर मान लिया हमने इसको उल्टा पकड़ा रहता था तो ये इसमें क्या हो जाता था, तो इसमें मान लीजिए रिएक्शन बैकवर्ड जाता था अगर हमने उसको उल्टा कंसिडर करता था, यानी कि 3A + 4B गिव्स आउट टू 1C + 2D। तो ऐसा अगर कंसिडर करते तो रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए था, बैकवर्ड। तो जब भी हम इनर्ट गैस डालते हैं तो हमें क्या याद रखना है, वॉल्यूम बढ़ता है कंटेनर का, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जहाँ हायर मोल जो है वो बन जाएगी और प्रेशर अपने आप मेंटेन हो जाएगा। कोई रिएक्शन मान लीजिए कंसिडर की है A + B विच गिव्स आउट टू C + D। तो इसमें हमने मान लीजिए कोई कैटलिस्ट ऐड किया है, हाँ। तो अगर हमने कैटलिस्ट ऐड किया है तो कैटलिस्ट डालने के बाद ये जो रिएक्शन है, तो रिएक्शन में कोई भी जो केसी है तो केसी के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है। एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए पहला जो है, तो पहले एग्जैक्टली क्या होता था कि मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है मान लीजिए, तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये मान लीजिए आपका ये प्रोडक्ट है। तो अगर मान लीजिए रिएक्टेंट से जब भी हमको प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो मान लीजिए ये इतना जो एनर्जी है, तो एक ट्रांजिशन फेज पकड़ते हैं, तो इतनी ट्रांजिशन जो फेज है, तो इतनी ट्रांजिशन फेज तक क्या होना पड़ता था कि रिएक्टेंट को क्रॉस करना पड़ता था। हम इसको थ्रेशोल्ड बैरियर भी कह सकते हैं। तो ये इतना अगर रिएक्शन है तभी जाके वो क्रॉस कर देगा। लेकिन जब भी हम कैटलिस्ट डालते हैं तो क्या करता है, कैटलिस्ट एग्जैक्टली रिएक्शन को क्या करता है, नया पाथ देता है। नया पाथ देने के कारण क्या होता है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि हमें ये जो हीट करना होता है या अदरवाइज मान लीजिए हीट रिड्यूस करना है पर्टिकुलर, तो इस केस में क्या हो जाता है कि ये कैटलिस्ट क्या करता है, और रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, देखिए जहाँ से रिएक्टेंट पहले स्टार्ट हुआ वहीं से स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ से ख़त्म होना है तो वहीं ख़त्म हो रहा है। बट एग्जैक्टली यानी कि दोनों का जो टोटल हीट कंटेंट है या एनर्जी कंटेंट है वो रिएक्शन प्रोडक्ट का सेम ही है, लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर है वही उसमें चेंज किया है सिर्फ कैटलिस्ट में। तो इसमें क्या है कि जो एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो कम किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे रिएक्शन है कि जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है कैटलिस्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। इसको ही हम पॉइजन ऐसा भी कह सकते हैं, हाँ। तो निगेटिव कैटलिस्ट को केमिस्ट्री में पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है।